नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और मेरे साथ एसएम ऑफिशियल के सोहित मिश्रा भी हैं। उनको जरा स्क्रीन पर दिखाया जाए। आज से 5 साल पहले एक खबर हुई जिससे एकदम हंगामा मच गया। टीवी चैनल्स को मसाला मिल गया। रिपोर्टर्स को ये आदेश दिए गए कि जाओ भागो, एक मुजरिम ढूंढो। कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ और इस सब की शुरुआत हुई एक खबर से कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो एक्टर हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और सनसनी इस चीज पर थी कि आत्महत्या नहीं है, कुछ और एंगल है, ड्रग्स का एंगल है, रिया चक्रवर्ती उनकी गर्लफ्रेंड उसमें इन्वॉल्व है। ये सारी तमाम चीजें मीडिया ट्रायल से होते हुए एक इसका पॉलिटिकल फॉल आउट भी देखने को मिला। उसमें भी पोजीशनिंग ली गई, नारकोटिक्स ब्यूरो इन्वॉल्व हुआ। और आज 5 साल बाद सीबीआई, जो केंद्र की एजेंसी है, जिसका काम था जांच करना, जिसका काम था, जिसके शक के आधार पर सीबीआई को दिया गया, उसने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी जिसमें उसने कहा कि अब इस केस में कुछ भी नहीं है, ये सुसाइड का ही मामला था, रिया निर्दोष है। लेकिन इससे एक कदम आगे चल के अब चर्चा शुरू होती है 5 साल बाद। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, रिया निर्दोष है, लेकिन क्या मीडिया गुनहगार है? यह है सबसे बड़ा सवाल। सोहित मिश्रा हमारे साथ हैं। सोहित लगातार इस पर टिप्पणी भी कर रहे हैं। सोहित वहां मुंबई में थे जब ये सब कुछ हो रहा था, आंखों के सामने होते हुए देखा। और कालखंड याद कीजिए, ये वक्त था जब लोग मर रहे थे कोविड से, और उस समय ये हो रहा था देश की मीडिया में। सोहित, मैं चाहूंगा पहले तो दर्शकों के लिए आप एक पृष्ठभूमि दें, 5 साल पहले का वो नजारा याद दिलाएं। जी, संकेत बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। और शुरुआत इसी से करते हैं कि देखिए मार्च का महीना है और 22 मार्च का ही वो दिन था जब लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। थाली बजाई जा रही थी, घंटी बजाई जा रही थी और इसके जरिए लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। 14 जून 2020 को ये खबर आती है सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है। लेकिन उससे पहले ऐसे कई घटनाएं होती हैं जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। संकेत, आपको याद होगा कि उससे पहले बांद्रा में एक दिन अचानक से बहुत सारी भीड़ देखने मिल जाती है। माहौल ऐसा बन जाता है कि पुलिस को आकर लाठीचार्ज करना पड़ता है और लोगों को भगाना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि कोविड के कारण लोग जो है वो परेशान रहते हैं। मजदूर धीरे धीरे पैदल चलने लगते हैं और इस सबके बीच में एक अफवाह फैलती है कि बांद्रा टर्मिनस से अब ट्रेन छोड़े जाने वाले हैं। केवल एक अफवाह के चलते हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उस समय की जो परेशानी है लोगों की वो इतनी बढ़ जाती है। नौकरी होती नहीं है, खास तौर पर जो गरीब तबका है वो किराया नहीं भर पाता है, लोगों के घर पर राशन खत्म होता रहता है। और जब ये पता चलता है कि ट्रेन नहीं खुल रहे हैं, ठीक उसी समय हम देखते हैं खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार से जितने लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, ये क्या काम करते हैं? कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई कुछ है। तो इनके जो पेशेंस का टेस्ट है वो खत्म होने लग जाता है और मजदूर पैदल चलने लग जाते हैं। और ये पैदल एक के बाद एक मुंबई नासिक हाईवे होते हुए, आप सोचिए मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए लोग पैदल चलने लग जाते हैं कड़ी धूप में। और एक बार ये मुद्दा बन जाता है कि किस तरह से महाराष्ट्र में या देश भर के अलग अलग स्थिति में परिस्थिति खराब होते जा रही है। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, खासतौर पर जो गरीब तबका है वो सड़क पर है। हम भी लगातार, संकेत आप भी लगातार इस पूरे मुद्दे को उस समय कवर कर रहे थे, हम मजदूरों पर कवर कर रहे थे, केंद्र सरकार पर लगातार सवाल उठ रहा था। तो एक तरफ ये मुद्दा, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पिछले ही साल यानी 2019 में, 2020 में हम बात कर रहे हैं, नवंबर महीने में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है। पहली बार एक ऐसी सरकार बनती है जहां पर बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विपक्ष में रहती है और उनके साथ रहने वाली शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एक साथ आकर सरकार बनाते हैं। उद्धव ठाकरे की तारीफ होती रहती है लगातार, कोरोना को जिस तरह से हैंडल किया गया उसे लेकर। बीएमसी का जो मॉडल आता है उसको देश भर में लागू करने की बात की जाती है। धारावी में किस तरह से कोविड को कंट्रोल किया गया, ये देश भर में लागू करने की बात की जाती है। और ये सारी चीजें होने के बीच सुशांत सिंह राजपूत का ये मुद्दा सामने आता है। अब मैं आपको बता दूं संकेत, यहाँ पर शुरुआत में ही एक दो दिन में मुंबई पुलिस ने ये कह दिया था कि ये जो सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, आप अगर देखेंगे तो शुरुआत में ये पूरा मामला आत्महत्या का था। एक बड़ी बात उस समय भी थी कि एक 34 वर्षीय एक्टर, जिसके सामने पूरा करियर पड़ा हुआ था, जो अच्छा काम कर रहा था, अचानक से उसने आत्महत्या की है। और उससे कुछ दिनों पहले इनकी जो मैनेजर थी दिशा सालियान, उनकी आत्महत्या हुई थी। और उस समय कोई मामला नहीं उठा था, लेकिन अचानक से फिर
भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, जिसमें महाराष्ट्र के नेता नीतीश राणे भी शामिल हैं, उन्होंने एक के बाद एक आरोप लगाना शुरू किया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं, मर्डर हुई है। और उसी तरह की बात उन्होंने दिशा सालियान के बारे में भी शुरू की। और फिर जो है, मैं आपको बताऊं कि इस मुद्दे को उठाया संकेत उस समय सबसे पहले रिपब्लिक टीवी ने। रिपब्लिक टीवी ने मुद्दा उठाया, अर्नब गोस्वामी ने मुद्दा उठाया, और तब भी यह मामला इतना बड़ा नहीं बन रहा था जब तक कि उन्होंने उनके यहाँ से एक शख्स को दिल्ली से मुंबई भेजा। उनका नाम था प्रदीप भंडारी। अब प्रदीप भंडारी के आने के बाद वो गोल 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 घूमकर, कभी टैक्सी के ऊपर, कभी कहीं पर बिल्डिंग के नीचे, कभी नाचते साइकिल हुए, चलाते हुए। साइकिल चलाते हुए, तमाम तरीके से वो इस खबर को कवर करने लग गए। और एक तरीके से उनकी इस खबर पर लोग आने लग गए। और टीआरपी का खेल संकेत यहाँ से शुरू हुआ कि अर्नब गोस्वामी ने इस मुद्दे को उठाया, टीआरपी मिलने लग गई और ये मुद्दा बड़ा बनने लग गया। उस सबके बीच में हमने देखा कंगना रनौत घुस गई इस पूरे मामले में। बॉयकॉट बॉलीवुड वाला जो पूरा मामला था वो भी उस समय शुरू होता है। और फिर एक के बाद एक दूसरे जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने भी अपने अपने रिपोर्टर से ये बात शुरू की। अब यहाँ पर एक चीज मैं पहले ही शुरुआत में आपको बता दूं कि आप अगर देखेंगे, खास तौर पर मुंबई के जितने रिपोर्टर्स थे संकेत, शुरुआत में भी आप देखें, बाद में भी देखें, अब वो मैंने ट्विटर पर भी लिखा है, आज तक की आप बात कर लें, दूसरे चैनल्स की आप बात कर लें, मुंबई के रिपोर्टर्स की ओर से शुरुआत से ही इस पूरे मामले को आत्महत्या बताया जा रहा था, जो यहाँ के लोकल रिपोर्टर्स हैं। लेकिन फिर आप देखते हैं कि एक के बाद एक दिल्ली से बड़े बड़े रिपोर्टर्स और बड़े बड़े एंकर्स आने शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जिस तरह का एक नैरेटिव बनाया जाता है रिया चक्रवर्ती के आसपास, हमने कई तस्वीरें आपने भी देखी हैं कि कोई रिया चक्रवर्ती का इमेज खराब करने के लिए क्या 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 नहीं कहा गया, कि पैसा लिया गया, विच हंट किया गया। इसने और इसके भाई शोविक ने सुशांत सिंह राजपूत को अपने परिवार से पूरी तरह से कट कर दिया, अलग कर दिया। फिर कभी रिया चक्रवर्ती काला जादू तो नहीं करती थी, यहाँ तक ये बात पहुंच गई। फिर मीडिया दिन रात रिया चक्रवर्ती के घर के नीचे, मानो कि इससे बड़ी खबर हुई नहीं रही है। एक तरफ मजदूर पैदल चल रहे हैं लेकिन उस पर ना ध्यान देते हुए रिया चक्रवर्ती के घर के नीचे दिन रात मीडिया वहां पर मौजूद थी। जोमेटो वाला भी जाता है तो क्या खाना जा रहा है, किसके घर पर खाना जा रहा है, वो आदमी कह भी रहा था जोमेटो वाला, आपको याद है, अरे मैं उसके यहाँ पर गया भी नहीं हूँ, मैं कहीं और गया हुआ हूँ। लेकिन एक के बाद एक ये जो मीडिया है उन्होंने पूरी तरीके से विच हंटिंग शुरू कर दी। रिया चक्रवर्ती के पिता के बारे में अनाप शनाप कहने लगे, जबकि बहुत कम लोगों को पता है कि रिया चक्रवर्ती एक फौजी खानदान से आती है, एक फौजी परिवार से आती है। तो डिमोनेटाइजेशन के समय जो लोग कह रहे थे कि हमारे सेना के जवान सियाचिन में खड़े हुए हैं और आप लाइन में नहीं खड़े रह सकते, वही लोग अब एक फौजी की बेटी को लेकर न जाने कितनी सारी चीजें कहने लगे। रिया चक्रवर्ती बंगाली हैं तो ये कहा जाने लगा कि वो काला जादू करती हैं। और अब आप देखेंगे कि 5 साल बाद यहाँ पर सबसे फनी बात यह है, जिसे देखो आप, हर कोई कह रहा है कि रिया के साथ इंसाफ हुआ, हर पत्रकार कह रहा है कि उस समय ये जो हुआ वो गलत हो। अगर हर कोई कह रहा है कि ये जो हुआ गलत हुआ, तो गलत किया किसने? यहाँ से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि आप अब, क्योंकि कुछ है नहीं इस पूरे मामले में, तो अब हर कोई कह रहा है कि नहीं, ये उस समय जो हुआ वो विच हंटिंग हुआ। कोई, हर कोई इसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस समय चंद अधिकारी और चंद मीडिया के लोग ये तय करते थे कि अगले दिन एजेंडा क्या चलेगा। जो भी अधिकारी कहता था, तो पुलिस अधिकारी, उसे पत्थर की लकीर मान दी जाती थी। पुलिस अधिकारी से मेरा मतलब है मुंबई पुलिस की नहीं, सीबीआई के लोग आए थे, बिहार से यहाँ पर अधिकारी आए थे, वो जो भी कह दे उसमें सच हो झूठ हो वो बात की बात है, उसे पत्थर की लकीर मान ली जाती थी और उसे लेकर दिन रात इसी पर बातचीत होती थी। उस समय हम और आप भी लगातार कवरेज कर रहे थे। इस मुद्दे से ज्यादा हमने कोरोना पर बात की, हमें लोगों को, बच्चों की जो पढ़ाई छूट रही थी उस पर बात की। लेकिन दर्शकों ने भी संकेत, यहाँ पर सैड पार्ट यह है कि उन्होंने भी इसको ही देखना ज्यादा सही समझा। और ये जो टीआरपी की पूरी रेस है वो उसी समय से चलते आई। तो कोई साइकिल लेकर, कोई कुछ लेकर कर रहा था। इस पर आदित्य ठाकरे को नाम को जोड़ दिया गया, और भी कई बॉलीवुड के एक्टर्स का नाम जोड़ दिया गया, फिर इस पर ड्रग्स का एंगल जोड़ दिया गया, फिर उसके बाद दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, ना जाने कितनी सारी चीजें हुई। और मुंबई को एक तरीके से, महाराष्ट्र और मुंबई को एक तरीके से ये बताया जाने लगा कि ये ड्रग्स का अड्डा है। आप देखिए कि ये होता है, इसके बाद आर्यन खान का मामला होता है, फिर जो दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर, हर किसी को बुलाया जाता है और एक तरीके से महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जाती है। 2-3 चीजें यहाँ पर हासिल हो जाए, उनको हासिल होता है। नंबर 1, बिहार में चुनाव है, मजदूर पैदल सड़कों पर चल रहे थे, लेकिन बिहार के एक लड़के को किस तरह से न्याय मिले, हम किस तरह से लड़ रहे हैं, इस पर ध्यान दिया गया चुनावों से पहले।
मजदूर जो बिहार के चल रहे थे उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, मुंबई पुलिस को बदनाम करने की कोशिश उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं ने किया, जो अभी इसी मुंबई पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो सत्ता में है। तीसरी बात, महाविकास आघाड़ी जो सत्ता में थी, उनके खिलाफ ये एक तरीके का पहला डेंट था जो उनके इमेज पर लगाने की कोशिश की गई कि कैसे ये मामले को रफा दफा करते हैं। मुख्यमंत्री के बेटे पर तमाम आरोप लगाए गए। और अब मैं आपको बताऊं संकेत, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक और प्ली गई हुई है बॉम्बे हाईकोर्ट में दिशा सालियान की ओर से। मैं आपको सिर्फ एक दो चीजें उसमें से पढ़कर बताना चाहता हूँ कि किस तरह हाँ के आरोप लगाए गए हैं। ये दर्शकों के लिए भी जरूरी है 5 साल बाद जब हम बात कर रहे हैं इस पर। और आप मुझे बताइएगा आप इन आरोपों के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये जो प्ली के अंदर की मैं बातें पढ़ रहा हूँ, आदित्य ठाकरे के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, और इस प्ली पर अगली सुनवाई 2 अप्रैल को है। चाइल्ड गैंग रेप्स एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, cannibalistic activities and human flesh consumption, multiple murders and their cover-ups, drug trafficking and organized narcotics trade with senior police officers, anti-national conspiracies aimed at destabilizing India। तो आदित्य ठाकरे पर एंटी नेशनल एक्टिविटी करने का भी आरोप लगाया, चाइल्ड गैंग रेप्स का आरोप लगाया, कैनिबलिस्टिक एक्टिविटीज करने का आरोप लगाया। जिन लोगों को नहीं पता ये क्या होता है, तो यह आरोप लगाया गया कि आदित्य ठाकरे इंसानों को खाते हैं। मल्टीपल मर्डर्स और कवर अप्स का आरोप लगाए गए। ये कहने का मतलब यह है संकेत कि उस समय कोई भी आकर नेशनल टीवी पर कुछ भी बोले जा रहा था, और जो चैनल वाले थे जो अब अपने आप को बहुत साफ छवि के बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिना किसी चीज की जांच किए सभी चीजों को चला रहे हैं। यानी कल कोई रिया चक्रवर्ती का जो नेबर है वो आकर रिया चक्रवर्ती के बारे में उल्टा सीधा कह दे, अब मैं आपका नेबर हूं, आपके खिलाफ विच हंटिंग चल रही है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी है, मैं नेशनल टीवी पर जाकर आपकी इमेज, आपकी छवि खराब करूं। हाँ, और फिर उसके बाद 5 साल बाद आप हम कहें कि नहीं नहीं उस समय तो गलत हुआ था। आप सोचिए, बिना किसी प्रूफ के, केवल और केवल मीडिया ट्रायल की वजह से रिया चक्रवर्ती 27 दिन जेल में रही। 27 दिन उस समय। और यही जो लोग अभी इसके खिलाफ बात कर रहे हैं या इसे गलत बता रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने अपने चैनल की विक्ट्री बताई थी रिया चक्रवर्ती को जेल में डालना। और ये सारी चीजें हम मुंबई में देख रहे थे। आमतौर पर यहाँ पर कम से कम उतने एजेंडा वाली खबरें नहीं चलती थी, लेकिन ये वहां पर ये चीज तो संकट हमने नोटिस किया कि कैसे अगर चाहे तो दिल्ली से हर रोज एक जो नैरेटिव कैसे चलाया जा सकता है, और किस तरह का नैरेटिव चला था, उसका ये पहला जीता जागता एग्जाम्पल था जो मुंबई ने देखा। उसके बाद ये सेम चीज हमने आयरन खान के मामले में भी देखा, और इसके बाद तो सिलसिला खैर शुरू ही होता रहा जब तक महाराष्ट्र की सरकार 2022 में गिर नहीं गई। तो इन सारी चीजों के कॉन्टेक्स्ट को आप देखेंगे तो कोरोना, उद्धव ठाकरे की सरकार, आदित्य ठाकरे पर आरोप, बॉलीवुड और मुंबई में कैसे केवल और केवल ड्रग्स होता है और बॉलीवुड का बॉयकॉट किया जाना चाहिए। एक आदमी के मौत पर इतनी राजनीति और इतना सारा नौटंकी और इतना सारा टीआरपी जो है उस समय इकट्ठा किया गया था सर। बहुत रोचक रूप से सोहित मिश्रा ने कैसे इनकैप्सुलेट कर दिया है 5 साल पहले के प्रकरण को। लेकिन सोहित, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो लोग वहां किरदार, उस समय किरदार थे, कैरेक्टर्स थे, वो कैरेक्टर्स आज अपने आप को कहाँ पाते हैं? क्या सब लोगों को वो लाभ मिल गया संभवतः अपने उस कृत्य क्या जो वो कर रहे थे, मीडिया में भी, मीडिया से बाहर भी? सबसे पहले बिहार के उस समय के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बाबा बन गए, सनातन के वो बारे में औकात की बात करते कर रहे थे, आपको याद होगा। हाँ वो रिया चक्रवर्ती का औकात दिखाने की बात कर रहे थे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। दूसरे, ये जो टहल टहल के कभी साइकिल पे, कभी ऑटो पर, कभी गाड़ी की छत पर गोल गोल घूम के ये वाली जो एंकरिंग कर रहे थे, जिनका नाम है मिस्टर प्रदीप भंडारी, आज की डेट में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा अब मैं नहीं जानता हूं आप और कैरेक्टर्स यहाँ पर जो उस समय समीर वानखेड़े थे एनसीबी में, वो अपने आप को कहाँ पाते हैं हम सब जानते हैं। उनके खिलाफ तो ये जांच हो गई कि फर्जी रूप से वो जांच करा रहे थे, सही तरीके से काम ही नहीं कर रहे थे। तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, क्या आप ये मानेंगे सोहित कि एक ऑलमोस्ट लाइक कंस्पिरेसी, षड्यंत्र, ये 5 साल तक किया गया, और कम से कम उस समय किया गया, जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स थे। बिना संरक्षण के आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। और एक वक्त सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट तो आई है, रिया को तो निर्दोष साबित किया है, लेकिन ये सारे जो लोग हैं, अगर इनको आइडेंटिफाई करके इनकी बातें अगर बोली भी नहीं जाएंगी, भुला दी जाएंगी,
तो हम फिर एक ऐसी सिचुएशन देखेंगे कि कल को फिर इसी तरीके का कुछ होगा, फिर एक योजना बनेगी, फिर एक षड्यंत्र होगा और दोबारा वही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल संकेत, आप देखिए ना, टीआरपी से शुरुआत करते हैं। रिपब्लिक के टीआरपी आगे बढ़ी, नंबर 1 बना, नया चैनल आया हुआ था। टाइम्स नाउ जहां से अर्नब गोस्वामी निकले थे, उन्होंने टीआरपी की पूरी लड़ाई लड़ी। रिया चक्रवर्ती ने सबसे पहला इंटरव्यू इंडिया टुडे को दिया था, उनकी टीआरपी बढ़ी। जबकि इन तीनों चैनल्स के बड़े बड़े एंकर्स और बड़े बड़े दिग्गज रिपोर्टर्स दिल्ली के मुंबई में आकर गली गली में घूम रहे थे, और वो जो अधिकारियों का दफ्तर था उसके नीचे ये दिन रात रुके रहते थे कि कोई आए और एक छोटी से छोटी भी जानकारी देते जिसे ये बड़ी बताकर दिखाए। आपने नहीं प्रदीप सोहित, भंडारी जी की होता बात क्या की। है, जैसे कि आपने भी आज मैं देखा आप मीडिया में इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। ये बड़ा कन्वीनियंट होता है इन सब बड़े बड़े चैनल के जो बड़े बड़े शिरोमणि होते हैं उनको प्रवचन देने का कि 5 साल शी वॉज रॉन्ग्ड, हॉरिबल थिंग टू हैपन। अरे तुम्हारा ही नेटवर्क काला जादू का आरोप लगा रहा था भाई, तो आप अपने आप को मतलब डिटैच करके क्यों देख रहे हैं? हम्म, आप उस पाप के भागीदार हैं जिसमें अब आप पलट करके बड़ा गलत हुआ कह रहे हैं। मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी। बिल्कुल। तो यही मैं आपको बता रहा था संकेत कि आप देखिए कि हर किसी ने, तो अगर हर कोई कह रहा है कि ये गलत हुआ, तो किया किसने गलत? तो यहां से तो इसकी शुरुआत होती है। और आप देखिए ना, कहां पर कोई कार्रवाई हुई। अब कौन बात करेगा, कौन से मीडिया के खिलाफ अब तक कार्रवाई हुई? आप और मैं संकेत आज बैठकर सत्ता में मौजूद किसी नेता के बारे में अगर कुछ चीज गलत बता दें, कल आपके और मेरे घर पर 100 करोड़ 200 करोड़ के नोटिस आने शुरू हो हाँ हाँ जाएंगे, बिल्कुल, डिफेमेशन के 100%। मामले आने शुरू हो जाएंगे। 5 साल बाद भी आप देखेंगे कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो जस्टिस फॉर एसएसआर की बात करते हुए पूरा का पूरा एक कैंपेन चलाया जाता है, वो सभी लोग अब नई चीजों पर चले गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मरने के 1 साल बाद भी उनको याद नहीं किया यही लोगों ने, जो दिन रात सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर पैसे कमा रहे थे। और आप देखिए कि केवल और केवल झूठ परोसा गया। तो अर्नब गोस्वामी से बात करें या नविका कुमार की बात करें, राजदीप सरदेसाई की आप बात करें, इंडिया टुडे की आप बात करें, हर किसी की बात करें, आप पाएंगे कि इसमें अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वो केवल और केवल दर्शकों को हुआ है, जिन्हें दिन रात केवल उलझाए रखा। हम उस समय क्या मांग कर रहे थे? हम कह रहे थे कोरोना पर भी बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस चैनल से आप और हम जुड़े थे हम भी तो ये खबरें कर रहे थे, लेकिन वो खबरें जो वाकई ऑन ग्राउंड या ऑन पेपर थी। हमने ड्रग्स की बात की जब पुलिस ने ड्रग्स की बात की, काला जादू की बात ही नहीं आई थी, लेकिन उससे लेकर बात करना। फिर दीपिका पादुकोण की गाड़ी नहीं, कोई दूसरे गाड़ी को देखकर लोग, एक महिला दीपिका आप ड्रग्स लेती है, दीपिका आप ड्रग्स लेती हैं, इस तरह के जो वीडियो सामने आए थे जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद उसके फोटोज को, मरने वाले फोटोज को आप बड़े स्क्रीन पर दिखाकर कि वी मार्क है कि ओ मार्क है गले पर, ये दिखाना, एक थैली भरकर बताना कि मेरे पास इतना सारा एविडेंस लेकर आई हूँ और आज शाम को मैं एक ब्रेकिंग न्यूज करने वाली हूँ, ये दर्शाता है कि केवल और केवल एक मीडिया सर्कस किया गया। और आप देखिए कि अगर मीडिया वाकई काम करे तो मीडिया नैरेटिव सेट कर सकता है, लेकिन ये हम्म किसके लिए नैरेटिव सेट कर रहा है ये देखना महत्वपूर्ण है। सरकार की छवि खराब की गई, मुंबई पुलिस की छवि खराब की गई। सबसे बुरी चीज उस समय यही लगी थी, आपको याद होगा कंगना रनौत ने मुंबई की तुलना पीओके से की थी कि वो सेफ नहीं महसूस करती थी। मुंबई पुलिस के बारे में ना जाने कितनी सारी चीजें उन्होंने कही। बाद में जब सरकार बदली तब मुंबई पुलिस अपने आप अच्छे हो गई, मुंबई के लोग अपने आप अच्छे हो गए। तो ये पूरा का पूरा एक फेक नैरेटिव चलाया गया। और सबसे दुख की बात यही है कि अब रिया चक्रवर्ती को इंसाफ मिलने की बात हो रही है, लेकिन क्या तब तक रिया चक्रवर्ती को वाकई इंसाफ मिल पाएगा जब तक कि मीडिया के इन सभी लोग जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए? जब तक ये लोग, जो लोग दिन रात केवल विच हंटिंग कर रहे थे, उसकी हर एक छवि को खराब किया, उसके करियर को बर्बाद किया, जब तक आप संकेत इस पूरे मामले में इन लोगों को भागीदार नहीं बनाएंगे, तब तक क्या ये जो पूरा मामला है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा? तो इसका जवाब है नहीं। न जाने कितने लोगों की कितने मामले हर रोज सामने आते हैं, आप नहीं पाएंगे दिल्ली से लोग मुंबई आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक तरीके से पूरा डेरा बसा दिया गया था। कोरोना के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था। जितने आप तस्वीरें देखें 90% रिया चक्रवर्ती मास्क लगाई हुई है, क्योंकि कोरोना का समय था, कोविड का समय था, कई चीजें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर केवल राजनीति, नैरेटिव और सरकार की बदनामी और मुंबई शहर की बदनामी, जो अगर आप मुंबई के लोगों को पूछे तो ये सबसे बड़ी जो दुख की बात थी कि मुंबई शहर को जिस तरह से बदनाम किया गया। इसलिए आज का दिन मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी उन तमाम पत्रकारों की भी बात करें जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, और जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है या कोई नियम के तहत या वो माफी नहीं मांगते हैं,
तब तक कम से कम रिया चक्रवर्ती को पूरी तरह से न्याय मिलेगा, ये मुझे तो नहीं लगता सर। सोहित, महीनों महीनों की कवरेज अलग अलग तरीके से घूम घूम के बहुत टीआरपी बटोरी गई, बहुत एड बटोरे गए, और जब सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आई तो आज मैं अखबारों में उसकी रिपोर्टिंग देख रहा था। इतना सा छोटा सा, जैसे वो अखबार कोरिजेंडम देते हैं ना कि मतलब करेक्शन, हमसे ये त्रुटि हो गई, इतना सा। और चैनलों पर तो वो भी नहीं। मेन बात ये है कि आप डिस्प्रोपोर्शनेट नेचर ऑफ कवरेज को देख लीजिए। जब आपके खिलाफ गया, जांच आपके खिलाफ गई, तो अब आप किस तरीके से एकदम मौन धारण करे हुए। दरअसल ये जो मौन मीडिया ने पकड़ा है अभी, मुख्य धारा नहीं बोलूंगा, मनी स्ट्रीम मीडिया ने, ये दिखाता है कि कैसे इस मनी स्ट्रीम मीडिया के बर्बादी की दास्तान पर 2 मिनट का मौन रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की हरकत की। आज ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी सारे बड़े बड़े कॉरपोरेट मीडिया शिरोमणियों को, क्योंकि वो इस पाप में भागीदार थे। तो सुशांत की आत्महत्या निकली, रिया निर्दोष निकली और मीडिया गुनहगार निकला है। ये बात सोहित मिश्रा की बात से एकदम साफ हो जाती है। सोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।